हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में सब्जेक्ट हिंदी के पार्ट 8 बागा जतीन को पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। इतराते हुए चलते चलते वो शैतान गोरे छोकरे ने चने मूंगफली की फेरी लगाने वाले गरीब बूढ़े का खोमचा ज़मीन पर उल्टा दिया। खोमचा मीन्स क्या होता है? अस्थायी दुकान, टोकरी आदि में बेचने वाला, है ना। डर से कांपता हुआ पूरा फेरी वाला हक्का बक्का कातर नेत्रों से गोरे युवक की ओर ताकने लगा, पर दूसरे ही क्षण उस पर घूसों की बौछार भी शुरू हो गई। घूसों मतलब लात घूसों की, और वह फेरी वाला कहारता हुआ जमीन पर लुढ़क गया। जमीन पर बिखरे चने मूंगफली जूतों से कुचलना और ठट्ठहास करता हुआ वो अंग्रेज युवक अभी 4-5 कदम ही चला होगा कि पीछे से आकर किसी ने उसका कॉलर पकड़ लिया। जब तक वो संभलता उसके गालों पर चटाक चटाक 5-6 तमाचे और फिर 8-10 घुसे बरस गए। मार इतनी तगड़ी थी कि गोरा युवक वहीं जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। आक्रमण करने वाला बलिष्ठ भारतीय युवक उसके सामने खड़ा था, अब भी क्रोध से तमतमा रहा था। जमीन से उठकर खड़े होकर युवक ने जैसे ही अपनी सभी दृष्टि उस आगंतुक भारतीय युवक पर डाली, वह उसे लड़ाते हुए बोला, मैं सब देख रहा था अपने बरामदे से। एक गरीब पर अपनी ताकत आजमाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? किससे बोल रहा था वो? उस अंग्रेज से, क्योंकि वो फेरी वाला था। वो मूंगफली चने बेच रहा था, तो उसकी दुकान को उसने फेंक दिया, उसे मारा। चलो, किसने? उस अंग्रेज ने। चलो उसे हजाना दो और उससे माफ़ी मांगो, नहीं तो। तब लाचार होकर उस अंग्रेज युवक ने उस फेरी वालों को हजाना तो दिया, अपने दुराचार के लिए उसने माफ़ी भी मांगी। किसने? उस अंग्रेज ने, वो मूंगफली बेचने वाले से। इस युवक के बारे में योगीराज श्री अरविंद ने एक बार कहा था, वह अजीब का इंसान था। मानवता की सर्वोच्च श्रेणी में उसका स्थान रहेगा। सौंदर्य और पुरुष का वैसा सहयोग मैंने पहले कभी नहीं देखा। तन मन से समर्पित उत्कट देशभक्त, देश की सेवा के लिए ही क्रांतिकारी बना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि देश सेवा की प्रत्यक्ष प्रेरणा उसे उस युवक से ही मिली थी। असल में यतीन्द्र नाथ मुखर्जी नाम लेते लोग उससे परिचित नहीं हैं, जिसने बागा जतीन से वे सचमुच बाघ थे, बल्कि उससे भी बढ़कर सिंह थे, है ना। इसलिए उसका नाम बागा जतीन रखा गया था। एक बार भारत के सबसे खतरनाक किस्म के बाघ रॉयल बंगाल टाइगर से उनका अकेले मुकाबला हो गया। बाघ के पंजे में तो बड़े बड़े नख और मुंह में खुखार दांत भी थे, तो यतीन के पास एक छोटी सी खुखरी मात्र थी। दोनों का द्वंद्व युद्ध हुआ और काफ़ी देर संघर्ष के बाद बाघ ने अपनी अंतिम सांस ली। देख लिए यहाँ पे लड़ाई चल रही है उन लोगों की, है ना। उस दिन से उनकी बागा जतीन नाम प्रसिद्ध हुआ। उस दिन से क्या हो गया? उनका नाम बागा जतीन। उनके एक साथी डॉक्टर यदु गोपाल मुखर्जी उचित ही कहते थे, भय नाम की भी कोई चीज़ है, यह यतीन ने कभी जाना ही नहीं। यतीन का जन्म 1869 में बंग प्रदेश के नदिया जिले में कोया नामक गांव में हुआ था। उनके पिता उमेश चंद्र उन्होंने बचपन में ही छोड़कर स्वर्गवासी रह गए। यतीन नाम का एक व्यक्ति था। उसका जन्म कब हुआ था? 1869 में बंग प्रदेश के नदिया जिले के कोया नामक गांव में। उनके जो पापा थे उन्हें बचपन में ही छोड़कर कहाँ चले गए थे? भगवान जी के पास। उनका पालन पोषण उनके मामा के घर ही हुआ। उनकी बड़ी माता दयालु हिम्मती महिला थी। उनके योग संरक्षण में यतीन्द्र नाथ ने अच्छी प्रगति की और पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त लाठी चलाने, कुश्ती लड़ने, घुड़सवारी करने आदि में भी अच्छी दक्षता हासिल की। इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद वे बंगाल के गवर्नर के मुख्य सचिव भी हिवर के निजी सचिव बने। इसी दौरान उनका संपर्क कुछ ऐसे गुप्त संगठनों में हुआ
जो देश की स्वाधीनता के लिए काम कर रहे थे। 1907 तक वे इस गुप्त संगठनों में अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वे श्री अरविंद, श्री जे.एन. बनर्जी और श्री रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारी नेताओं के भी निकट संपर्क में आए और गुप्त रूप से क्रांतिकारी कार्य में क्या हो गए, वो लग गए। वे स्थान स्थान पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उपद्रव करते, कई बार पकड़े भी गए, किंतु पर्याप्त प्रमाण के अभाव में रिहा कर दिए गए। वे ब्रिटिश सरकार की आंख का कांटा बन चुके थे। एक बार तो उन्हें पकड़ने के लिए सरकार की ओर से 5,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा भी कर दी गई। तब वे अपने साथियों के साथ छिपकर उड़ीसा के एक गांव में अपना समय बिताने लगे थे, है ना। एक बार उन्होंने संगठन में क्रांतिकारी नेताओं में के संपर्क में रहकर गुप्त रूप से क्रांतिकारी कार्य में भी लगे थे और पकड़े भी गए थे, किंतु पर्याप्त प्रमाण न होने के कारण उन्हें रिहा भी कर दिया, सबूत न होने के कारण। और तो एक बार उन पर 5,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था, है ना। सरकार को जैसे ही यह भनक लगी कि वैसे ही सशस्त्र सैनिकों के साथ मजिस्ट्रेट किल्वी, खुफिया अधिकारी डेनहम और कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टिगच वहाँ जा पहुँचे। यतीन्द्र नाथ को उनके आने की सूचना पहले ही क्या हो गई थी, मिल गई थी, इसलिए वे अपने साथियों सहित वहाँ से निकल भागे। किंतु गोविंदपुरम में सरकारी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया था। क्या हो गया था, वहाँ पुलिस वहाँ पहुँचे। यतीन्द्र नाथ उनके सूचना मिलने से पहले वहाँ पर अपने साथियों सहित वहाँ से क्या हो गए थे, भाग गए थे। दोनों ओर से खूब गोलियां चली। क्रांतिकारियों के पास बाहर जो गोलियां थी वे समाप्त हो गई और नई गोलियां जिस बैग में थी उसकी चाबी नहीं मिली। ताला तोड़ने का भी समय नहीं था। इतने में यतीन्द्र नाथ तथा उनके साथियों पर सरकारी सैनिकों ने पेड़ पर चढ़कर गोलियां चलाई। एक गोली यतीन्द्र नाथ को लगी। उस विवश अवस्था में यतीन्द्र नाथ सहित सभी घायल हो गए। सभी घायल क्रांतिकारियों को ब्रिटिश अधिकारियों ने बंदी बना लिया था। दूसरे दिन बालेश्वर अस्पताल में यतीन्द्र का देहांत हो गया। मरते समय उनके मुंह से अंतिम वाक्य यही निकला, हम नहीं हारेंगे। यतीन्द्र नाथ ने देश के कोने कोने में क्रांति, साहस तथा शौर्य जैसी अद्भुत ज्वाला जला दी, जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। वे कितने महान और जीवट वाले और वीर व्यक्ति थे, यह उन श्रद्धांजलि से स्पष्ट है जो कलकत्ता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेजर्स ने उनकी मृतदेह के पास खड़े होकर अर्पित की थी। काश ये अंग्रेज होते, ऐसा साहस मैंने पहले कभी नहीं देखा। आज मैं सबसे बहादुर भारतीयों से मिला हूँ। मेरे मन में इसके लिए सम्मान नहीं है। किसके? यतीन्द्र नाथ के। भागा यतीन्द्र नाथ। तो कैसे शूरवीर थे यतीन्द्र नाथ? देखा आपने, अंग्रेजों की गोलियां भी खाई, जेल में भी रहे, क्रांतिकारी कार्य करते हुए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कहाँ पर समर्पित कर दिया? अपने देश के लिए, है ना। ओके स्टूडेंट, भागा यतीन्द्र की स्टोरी आपको समझ में आई गई होंगी, है ना। ओके बाय।